Hello, hello everyone. My name is Dr. Manish Jangra. Welcome to our हम सबका YouTube चैनल दैट इज चेंज मेकर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। लाइफ प्रोसेस में हमने एक जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी जो कि क्या थी? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया। न्यूट्रिशन का मतलब फूड ले रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फूड तो ले रहे हैं, लेकिन फूड से अपने को क्या करना है? अपने को एनर्जी बनानी है ना। खाली फूड से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए अपने को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करते हैं क्या चीज है। ठीक है, और आप सब बढ़िया स्वस्थ हो, स्वस्थ रहने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए और ठंड से बचे रहने चाहिए। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम करते हैं। रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है? ब्रॉड टर्म है इन केस ऑफ ह्यूमन। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो ह्यूमन के केस में क्या चीज है? आपको दो टर्म्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो टर्म है, कौन सी टर्म है वो? ब्रीथिंग। और साथ के साथ आपको एक टर्म और देखने को मिलती है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक वर्सिस है भी। हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सांस ले रहे हैं, हम उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। सांस लेने को हम रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे। सांस लेने और छोड़ने को अपन क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग वर्ड यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आई? सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, हमने क्या किया? अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं ये। ठीक है, तो उस टाइम पे हम नॉर्मल जिंदा रहने के लिए हम बोलते हैं ना भी, सांस लेते रहना चाहिए, सांस नहीं बंद होनी चाहिए। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन नहीं है, उसका मतलब ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग के केस में आपको क्या होएगा? दो चीज देखने को मिलेगी। एक क्या मिलता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब, इनहेलेशन का मतलब एयर को इनहेल करना। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब क्या है? एयर इनहेल। ठीक है, और एयर में क्या होता है? नॉर्मली एयर, हम नॉर्मली एयर है, एयर में ही इनहेल, एयर को ही इनहेल करते हैं। तो एयर में आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एयर को इनहेल मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इनहेल करना। दूसरा ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है? स्टेप क्या है? एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन में क्या चीज है? एयर को क्या करते हैं हम? एक्सपेल करते हैं। एयर को क्या करेंगे अपन? एक्सपेल। एयर को इनहेल किया, एयर को एक्सपेल किया, हमने बाहर निकाला शरीर में से। तो इस प्रोसेस को, इनहेल एक्सहेल प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग बोलेंगे। ठीक है, तो एक ब्रीथ को अपन क्या बोलेंगे? अगर मैं ब्रीथ की बात करता हूं तो एक बार इनहेल करना, एक बार एक्सहेल करना। ठीक है, एक ब्रीथ होगी। तो नॉर्मल ह्यूमन कितने टाइम ब्रीथ करेगा? जो नॉर्मल ह्यूमन होगा वो क्या करेगा? 12 to 20 टाइम्स पर मिनट क्या करेगा? वो ब्रीथ करेगा। कितनी बार? 12 से 20 टाइम्स आपको क्या देखो, क्या मिलेगा? मिनट वो ब्रीथ करेगा नॉर्मल ह्यूमन। ठीक है, इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ब्रीथिंग क्या होगी? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगी। इनहेल हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। एक्सहेल क्या कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है ना? आ जाएगा समझ में। सिंपल सी चीज है ब्रीथिंग। सांस लेना, सांस छोड़ने को ब्रीथिंग बोलेंगे, ना कि रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन के लिए अपने को ब्रीथिंग चाहिए। ठीक है, और ब्रीथिंग के लिए रेस्पिरेशन चाहिए, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर हम डिफरेंस की बात करता हूं तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? ये कैसी एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसा एक फिजिकल
फिजिकल प्रोसेस हो रही है ना, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, तो उस चीज ये कैसी है आपकी फिजिकल प्रोसेस। और जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, इनहेल कर रहे हो एक्सहेल कर रहे हो, वो कहां तक होती है, वो आपकी नोज से लेके लंग्स तक आपको देखने को मिलेगी। तो जिसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होता है, लंग्स, ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर आपके लंग्स ऑर्गन इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, नोट इवोल्व। ब्रीथिंग प्रोसेस में एनर्जी नहीं इवोल्व होती, मतलब नहीं बनती, एक्चुअली हम कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी नोट सिंथेसाइज, ये ज्यादा टर्म सही रहेगा, एनर्जी सिंथेसाइज नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है ब्रीथिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीथिंग तो पढ़ लिया, सांस लेना सांस छोड़ना, लंग्स में जाते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या चीज है, रेस्पिरेशन क्या चीज है, ये हमेशा ऑलवेज कहाँ होगी, कहाँ मिलेगी, एट सेलुलर लेवल, मतलब हर सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन जरूर देखने को मिलेगा। बिना रेस्पिरेशन के ब्रीथिंग तो आपको सिर्फ हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी, जैसे कि ह्यूमन है, जैसे कि हायर एनिमल्स हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गए, काऊ हो गए, टाइगर हो गया, जो बड़े हायर एनिमल्स है उसमें आपको ब्रीथिंग देखने को मिलेंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करेगा, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा, तो एट सेलुलर लेवल इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आएगी, रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं भी रेस्पिरेशन है क्या। दूसरी चीज इसमें क्या है, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है हम आगे पढ़ेंगे, एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। और साथ के साथ तीसरी चीज क्या है, इसमें एनर्जी क्या होती है, सिंथेसाइज, एनर्जी क्या होती है इसके अंदर, सिंथेसाइज। तो रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी सिंथेसाइज होगी। रेस्पिरेशन एक सेलुलर लेवल पे भी, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन जो ब्रीथिंग है वो तो क्या आपकी लंग्स लेवल पे चलेगी, ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो सेल के लेवल पे चलेगी जहां पे एनर्जी का सिंथेसाइज होगा, ठीक है। केमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन और सिंथेसिस होएगा। और रेस्पिरेशन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगी और सेलुलर लेवल पे देखने को मिलेगी, ओके। ये आपका क्या है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का। अब हम पढ़ते हैं भी ब्रीथिंग के अंदर, सबसे पहले हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग में क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कैसे ब्रीथिंग होती है, ठीक है, वो चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है ब्रीथिंग में, क्या चीज है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग में हम क्या करेंगे, क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला क्या है, ये जो नोज है अपनी, नोज है ना, जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है नोज की, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल, उसको क्या बोलेंगे अपन, नोस्ट्रिल, जो कि ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद कभी उंगली तो डाली होगी ना नाक में, खाली जगह, खाली जगह है ना, उंगली डालते हैं अपन, तो उसमें क्या है, जो ओपनिंग है, जो खाली ओपनिंग है, उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, कैविटी है ना,
तो इसको क्या बोल देंगे अपन? नेजल कैविटी भी जो ओपनिंग है वो अपने नेजल कैविटी जो खाली जगह है उसको क्या बोल देते हैं? नेजल कैविटी। ठीक है, ये एक प्रोसेस है ब्रीथिंग के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। फिर तीसरा और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या चीज? फेरिंग्स। क्या चीज है? फेरिंग्स। अब आपको ये चीज देखने को मिल रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से करता हूं तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? माउथ। माउथ और जो नेजल कैविटी है उसकी क्या है? एक कॉमन ओपनिंग है। कॉमन ओपनिंग जो माउथ है जहां से हम खाना खाते हैं और जहां से हम सांस लेते हैं। ठीक है, नेजल कैविटी और जो माउथ है उसकी क्या है? एक कॉमन ओपनिंग है। उस कॉमन ओपनिंग पे उसको क्या बोलेंगे अपन? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? ठीक है, ये क्या है? लैरिंग्स। ठीक है, ठीक है, जिसको साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। ओके, ठीक है, साउंड बॉक्स लगा लो या वॉइस बॉक्स लगा लो, तो इसको अपन लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। और ये क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग। साउंड बॉक्स कवर्ड बाय, किसके द्वारा कवर्ड है? सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, सी टाइप, नॉट फुली, मतलब पूरा कवर्ड नहीं रहता, सी टाइप तरीके से कवर मिलेगा जो लैरिंग्स होता है आपका, जो कि वॉइस बॉक्स होता है। जो हम आवाज निकालते हैं वो कैसे निकलती है? हवा से ही। हवा इस लैरिंग्स बॉक्स के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो मेम्ब्रेन टकराती है जब अपन मुंह से क्या करते हैं? अपन यहाँ से फेरिंग्स ओपनिंग है, मुंह से क्या है? हवा निकलती है। और हवा जब इस पैसे से जाएगी तो इसमें कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लैरिंग्स बॉक्स में, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो लैरिंग्स आ जाएगा, लेकिन वो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है तो इसके बाद आएगा। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या चीज आपका? ये फिर क्या है आपका? ट्रैकी। ठीक है, लैरिंग्स हो गया फोर्थ नंबर पे, ट्रैकी हो गया फिफ्थ नंबर पे। तो ट्रैकी क्या है? एक कॉमन, एक ट्रैकी क्या है? एक पाइप है जहां से एयर जो हमने इनहेल करी थी वो फेरिंग से होते हुए लैरिंग्स को पास करते हुए वो ट्रैकी पे जाएगी। ट्रैकी फिर की दो ओपनिंग होगी, एक लेफ्ट ओपनिंग, एक राइट ओपनिंग। लेफ्ट ओपनिंग में क्या है? लेफ्ट ओपनिंग किस में होगी? आपकी लंग्स में। ये क्या है? आपके लंग्स है। ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट लंग्स हो गए। फिर लेफ्ट और राइट लंग ट्रैकी कहाँ ओपन होंगी? यहाँ पे, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? ब्रोंकियाई। इनको क्या बोल देंगे अपन? ब्रोंकियाई। फिर उसके बाद क्या है आपका? ब्रोंक्योल। ठीक है, ये क्या है आपका? जो ट्रैकी कहाँ ओपनिंग हो रही है? ब्रोंकियाई में। फिर उसके बाद क्या चीज है आपकी? ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या चीज है आपका? ठीक है,
ये क्या है? एल्वेओ एल्वुलाई सेक्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये क्या प्रेजेंट है? ये सिंगल को क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या बोल देंगे? जो सिंगल प्रेजेंट है आपका, ठीक है, अंगूर का गुच्छे की तरह। तो क्या चीज है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ, दोबारा बात करता हूँ। नोस्ट्रिल, जहां से अपन सांस लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पता है खाली कैविटी होती है जिसको क्या बोला जाता है? नेजल कैविटी। ठीक है, जहां पे आपने कई बार, ठीक है, और अंदर आपको देखे, हाथ लगा के देखा होगा, बाल होते हैं। ठीक है, उसका एक अलग रोल है, जो कि बैक्टीरिया, जर्म जो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं उसको ट्रैप करता है। तो नेजल कैविटी की ओपनिंग का होती है फेरिंग्स, जो कि माउथ और नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है फेरिंग्स के अंदर। यहां तक याद है? फेरिंग्स खाली जगह है, याद रखना, ये क्या है? खाली जगह। फिर उसके बाद क्या है? लैरिंग्स, जो कि वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स बोल देते हैं, जो कि सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड है। फिर ये ट्रैकी में ओपन होता है। ट्रैकी क्या है? एक पाइप है। तो ट्रैकी के बाद ये क्या है? दो, लेफ्ट ब्रोंकियाई और राइट ब्रोंकियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लेफ्ट ब्रोंकियाई, राइट ब्रोंकियाई कहाँ होते हैं? ये लंग्स के अंदर, लेफ्ट लंग और राइट लंग। फिर उसके बाद ब्रोंकियाई किस में ओपन होता है, किस में ब्रांच बनाता है? ये ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स फिर क्या करता है? और फर्दर ब्रांचेस बनाता है और एक गुच्छा बना लेगा एल्वोलाई का। तो एल्वोलाई के गुच्छे में, एल्वोलाई का जो गुच्छा होएगा, एल्वोलाई सिंगल का गुच्छा होएगा, उस टोटल को पूरे को क्या बोला जाएगा? एल्वोलाई सैक्स। ठीक है, अब बात आती भी, हाँ, एल्वोलाई जो सेक्स है उसमें क्या चीज है? ठीक है, तो क्या है ब्रीथिंग के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ, चलो एल्वोलाई सेक्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या है आपकी? क्या है? एक एल्वोलाई, एक एल्वोलाई है। अब एल्वोलाई के पास क्या है? नंबर ऑफ कैपिलरीज देखने को मिलेगी। एल्वोलाई के पास क्या है? यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड है ना, आरबीसी के सेल्स है, ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? एल्वोलाई में हमने क्या किया है? इनहेल किया है ना। इनहेल करेंगे तो क्या आएगा? ऑक्सीजन। इसमें क्या प्रेजेंट है आपके? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन हमने इनहेल किया और हम एक्सहेल कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहां जाएंगे? ये ऑक्सीजन कहां चले जाएंगे? इस आरबीसी सेल के साथ बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, जो हमने इनहेल किया एयर में, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो हमने वो ऑक्सीजन क्या आएगा? जो उसके साथ, इसको क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरी, जो कि क्या है? हर एक एल्वोलाई के साथ है। एक एल्वोलाई, एक ब्लड कैपिलरी, एक एल्वोलाई, एक ब्लड कैपिलरी। तो एल्वोलाई ब्लड कैपिलरी से सराउंड है, चारों तरफ से आपको सराउंडेड मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? ठीक है, अब हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो एक्सहेल में हम क्या एक्सहेल कर रहे हैं? मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? कार्बन डाइऑक्साइड आई यहां से। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? इस एल्वोलाई के अंदर चली जाएगी। और जो हम एक्सहेल करते हैं तो क्या आएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। ठीक है, सेम तरीके से एल्वोलाई में बाहर आई, एल्वोलाई से कई सारी एल्वोलाई की कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई, ये कहां चली जाएंगी? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकियाई में। इधर की भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ की भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नोस्ट्रिल के थ्रू आपके बाहर आ जाएगी। इनहेल क्या किया? ऑक्सीजन किया। ऑक्सीजन इनहेल करते हुए हमारे पास कहां चली गई? एल्वोलाई में। एल्वोलाई किससे कवर्ड है? ब्लड कैपिलरी से। ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के अंदर चली गई, आरबीसी सेल के साथ बाइंड हो गई। ठीक है, और कार्बन, और एक्सहेल करते अपन क्या है? ब्लड के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड
क्या हो जाएगा, बाहर में एक्सहेल के टाइम पे ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई ट्रैकी से होते हुए नोस्ट्रिल से होते हुए बाहर चला जाएगा। तो इस सीक्वेंस समझ में आई हमको? कोई डाउट इसके अंदर? इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। क्या चीज है ब्रीथिंग के केस में? सबसे पहले क्या है, नोस्ट्रिल, फिर क्या है, नेजल कैविटी, फिर क्या है, फेरिंग्स, फिर क्या है, लैरिंग्स, फिर क्या है, ट्रैकी, फिर क्या है, ब्रोंकियाई, फिर क्या है, ब्रोंक्योल्स, फिर क्या है, एल्वोलाई। ठीक है, और फिर क्या है आपके यहाँ पे लास्ट में क्या है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरी को अपन थोड़ा सा रेड से लिख ले, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ यहां तक मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन कहां जाएगी, नोस्ट्रिल के पास। नोस्ट्रिल से होते हुए कहां जाएगी वो, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से कहां जाएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ट्रैकी में। ट्रैकी के बाद ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंक्योल्स में। ब्रोंक्योल्स के बाद वो एल्वोलाई में। क्या जा रही है, ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन है, ये कहां बाइंड हो जाएगी, आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर आपके पास ऑक्सीजन चली गई। अब ब्लड कैपिलरी से ये प्रोसेस सारी कौन सी होगी, इनहेल वाली। ठीक है, ये प्रोसेस सारी कौन सी होगी आपकी, इनहेल। और एक्सहेल में क्या होएगा, ठीक है, इनहेल में ये प्रोसेस होगी। एक्सहेल के टाइम में क्या आएगा, ब्लड कैपिलरी के पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको देगा, एल्वोलाई में। एल्वोलाई किसको देगा, ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंकियाई में, ट्रैकी में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, नेजल कैविटी में। और फिर नोस्ट्रिल के थ्रू होते हुए ये कहां चली जाएगी, नोस्ट्रिल के थ्रू होते हुए ये कहां चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। ये सब हो चुका है जब हमने ये प्रोसेस करी है। कौन सी प्रोसेस, ये इनहेल वाली सारी प्रोसेस जो हमने एयर ली है, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ब्लड कैपिलरी में पहुंच चुकी, ब्लड कैपिलरी में पहुंच चुकी। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से होते हुए एनवायरनमेंट के अंदर जा चुका। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है, वो आपको अंदाजा आ गया होगा। यहां तक समझ में है? इसमें आप लगा सकते हो। और इस ये पोर्शन किसका है सारा, ये ब्रोंकियाई से लेके जो ये कहां पे है आपका, लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है आपकी, ब्रीथिंग के बारे में। ओके, तो ब्रीथिंग समझ में आया। ब्रीथिंग हमारी फिजिकल प्रोसेस है। क्या हमने कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग की कोई बात करी है इसके अंदर, हमने करी है बात, नहीं करी ना। तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस। इसमें ये फिजिकल प्रोसेस है, ना कि केमिकल। क्या हमने एनर्जी को सिंथेसाइज किया है इसके अंदर, नहीं किया ना। तो ये क्या है आपकी एनर्जी नोट सिंथेसाइज, आपको देखने को इसके अंदर एनर्जी सिंथेसाइज नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज है, फिजिकल प्रोसेस। ऑक्सीजन इनहेल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक्सहेल हो गई। ठीक है, तो ये है आपका ब्रीथिंग। ठीक है, नोस्ट्रिल्स, ये सब चीजें यही है, मैंने लिख दिया स्टेप्स, कुछ नहीं है भी। ये सिर्फ पैसेज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे है भी। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ब्रीथिंग वाली प्रोसेस है वो यहां तक होती है। नोस्ट्रिल से होते हुए वो एल्वोलाई में जाएगी। और एल्वोलाई किससे कवर्ड है आपका, ब्लड कैपिलरी से। ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। अब बात आती है ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन आई थी वो कहां गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में कहां से आई,
वो काम सारा किसका है? रेस्पिरेशन का। दो चीज बताई थी ना मैंने, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेलुलर लेवल पे। वो काम कहाँ पे आपका? सारा सेलुलर लेवल पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, एक पॉइंट रह गया। कौन सा पॉइंट? ये वाला। क्या नाम था? मैंने यहाँ पे क्या बनाया? ये वाला लंग्स बड़ा बनाया है एज कंपेयर टू दिस लंग। तो जो ये वाला एरिया है, ये क्या है? क्या बनाया मैंने? हार्ट। तो जो आपका हार्ट होता है, हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? दिल कहाँ प्रेजेंट है? आपके लंग्स, मतलब लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और लेफ्ट साइड का जो लंग्स है, लंग है, वो छोटा है। क्यों? क्योंकि उसने जगह ले रखी है हार्ट ने। ठीक है, तो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? लेफ्ट साइड में, और जो कि लंग्स के बिल्कुल पास होता है, जिसकी वजह से लंग का साइज क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू राइट लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग का साइज छोटा है एज कंपेयर टू राइट लंग। जिसको, इस जगह को क्या बोला गया जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है? इसको बोला गया है कार्डियक नोच। जहां पे क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है, तो उस लोकेशन को क्या बोला गया है? कार्डियक नोच। ठीक है, तो दिल नहीं मांगना अपने को, दिल तो पहले ही किराए पे रह रहा है। हम दिल मांगते हैं ना, आपका दिल दे दो, हमें आपके दिल में रहना है। तो एक्चुअली दिल पहले से ही किराए पे रह रहा है, वो आपको क्या देगा? ठीक है, तो अपने को क्या मांगना चाहिए? फेफड़े। फेफड़े का साइज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उसने दिल को किराए पे दे रखा है, आपको भी दे देगा। ठीक है, जोक्स पार्ट। तो लंग्स, लेफ्ट लंग आपका क्या है? जो हार्ट है उसके पास मिलेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग का साइज छोटा है एज कंपेयर टू राइट लंग। फिर उसके बाद ये क्या है आपका? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ब्रीथिंग का प्रोसेस है। यहां तक समझ में आया? आ गया होगा, आराम से आ गया होगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं रफ। ठीक है, कम से कम 5 मिनट लगे थे मेरे को बनाते हुए, और 1 सेकंड नहीं लगा मुझे हटाते हुए। देख लो आप सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में हमने पढ़ लिया थोड़ा मोटा। अब दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं रेस्पिरेशन में? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया हमने? एनर्जी के अंदर। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? रेस्पिरेशन। तो यही चीज तो है हमारे पास। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या चीज है? रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या है? ठीक है, रेस्पिरेशन को हमने क्या किया? दो पार्ट्स में, जो कि क्या है? एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोल देते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ग्लूकोज से एनर्जी बनाना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनारोबिक टाइप के ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे नेचर में, और एरोबिक टाइप के ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज से, फूड से, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बना रहा है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के वो क्या है? एनर्जी बना सकता है, वो रेस्पिरेशन कर सकता है, उस टाइप की रेस्पिरेशन को क्या बोल देते हैं अपन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जिसके अपने को ऑक्सीजन चाहिए होगी।
बिना ऑक्सीजन के वो इंसान या वो ऑर्गेनिज्म एनर्जी नहीं बना सकता ग्लूकोज से। तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? एरोबिक या एनारोबिक? ह्यूमन क्या है आपका? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, सांस नहीं आ रहा इसको, तो इसका मतलब ये है उसको जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है आपका? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात आती है भी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके दो जगह मिलेंगे, एक मिलेगा ईस्ट में जो आपके सिलेबस में है, दूसरा कहाँ मिलेगा? मसल्स में। एक मिलेगा ईस्ट में, एक मिलेगा मसल में। किसकी मसल? ह्यूमन की मसल की बात कर रहा हूं। ह्यूमन की जो मसल होएगी उसके अंदर आपको एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन। ठीक है, तो होता क्या है ईस्ट के अंदर जो ग्लूकोज है, ईस्ट में क्या होएगा? जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। और ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, मतलब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज से। ये पायरुविक एसिड क्या बनाएगा? ये पायरुविक एसिड क्या बनाएगा? इथेनॉल। प्लस में क्या बनाएगा ये? एनर्जी। मेरी बात समझ में आई? हमारा पर्पज क्या था? ग्लूकोज से क्या बनाना है अपने को? एनर्जी। तो ईस्ट क्या करता है? ये प्रोसेस फॉलो करता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से इथेनॉल, और प्लस में एनर्जी रिलीज करेगा। तो ईस्ट को क्या है? एनर्जी मिल गई, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। साथ के साथ और क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है आपका? 3 कार्बन का। ठीक है, और इथेनॉल कितने कार्बन का है आपका? 2 कार्बन का। तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन कहाँ गया आपका? एनवायरमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रेड बनते हैं, जो फूलते हैं, वो किसकी वजह से फूलते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो फूलते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन आपका एनवायरमेंट में चला गया, 3 में से यहाँ पे 2 कार्बन आपको देखने को मिले। वैलेंसी पूरी कर लेना, 6 है तो मतलब 2 यहाँ चले जाएंगे, 4 कार्बन आपके इथेनॉल में आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इधर कर लो। ठीक है, 4 और 2 6, 3 और 2 6, कार्बन की वैलेंसी आपकी पूरी होगी। ठीक है, तो ग्लूकोज से, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म। जो ईस्ट सेल है, ईस्ट क्या है आपकी? एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, एक सेल की फंगस है। ईस्ट क्या है आपकी? यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, तो उस यूनिसेलुलर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, और साथ के साथ आपका इथेनॉल बन रहा है। यहां तक समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? ह्यूमन की मसल, उसमें भी क्या है? एनारोबिक। ये एनारोबिक ह्यूमन के अंदर देखो मैंने क्या बताया, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा हूँ ह्यूमन तो एरोबिक टाइप का है, लेकिन ह्यूमन की मसल में एनारोबिक क्यों है? क्योंकि ह्यूमन की मसल जब इंटेंस एक्सरसाइज, जब अपन रन करते हैं, जब अपन भागते हैं, जोर जोर से हाथ हिलाएंगे, जोर जोर से भागेंगे, तो उस टाइम पे क्या होएगा? आपके मसल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, इतनी तेज प्रोसेस करेंगे, अपना ब्लड क्या है, इतनी जल्दी आपके वहां पे नहीं पहुंचा सकता ऑक्सीजन को। जो ह्यूमन का जो ब्लड है, जो कैपिलरी में ऑक्सीजन आई थी ना हमारे ब्लड के अंदर, तो वो पैरों की मसल्स पे नहीं पहुंचा सकता इतनी जल्दी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन का मसल क्या करता है? एनारोबिक। तो वो क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसके केस में क्या बनेगा? ग्लूकोज, सेम केस पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड।
ठीक है, प्लस में एनर्जी, ये तो बोल ही गए। ठीक है, प्लस में क्या है, एनर्जी। ठीक है, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, ये कितने का है, 6। तो इसको अपन 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिमिलरली ये प्रोसेस भी कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक से लैक्टिक एसिड, जिस सेल के अंदर, जो मसल का सेल, मसल के आसपास की जो सेल है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मसल सेल है जो, ठीक है, जिसके आसपास जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वाली सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी बनेगा। ठीक है, और लैक्टिक एसिड बनेगा। हम ज्यादा तेज तक भागते हैं, ज्यादा देर तक हाथ को घुमाते हैं या कुछ भी करते हैं, उछल कूद करते हैं, तो हमारे मसल्स क्या हो जाएंगे, दर्द करते हैं ना। हाथ दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, करते हैं नहीं करते। वो क्यों करते हैं हाथ पैर दर्द, क्योंकि हमारी मसल में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, लैक ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ईस्ट के अंदर क्या हो जाता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आपको ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, मतलब ऑक्सीजन होता ही नहीं है, लेकिन इधर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, मैंने बताया था, क्योंकि ब्लड की जो कैपिलरी लंग्स में प्रेजेंट है, वो मसल तक ज्यादा जल्दी फास्टली नहीं पहुंचा पाती ऑक्सीजन को। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, तो मसल ये टाइप की रेस्पिरेशन करेगा और एनर्जी बनाएगा। और साथ के साथ एनर्जी बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड हमारे सेल के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट। और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया तो ये क्या करेगा, पेन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो उस पॉइंट पे जहां पे मसल्स ने इंटेंस एक्सरसाइज करी है, वहां पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड क्या करेगा, फिर पेन करेगा। पेन किस तरीके से करता है, वो नर्व सेल को डिस्टर्ब करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर पे इफेक्ट करेगा, जो कि ब्रेन पे सिग्नल देगा, वो फर्दर चीज है, लेकिन लैक्टिक एसिड पेन करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बिना ऑक्सीजन के होगी, जो कि आपके सिलेबस में दे रखी। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, एरोबिक विद ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक विद ऑक्सीजन, जो हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग के बारे में, भी ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में गई, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वो उस चीज के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या चीज है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। हमने क्या किया, इनहेल किया। ठीक है, इनहेल करके कहां गया ऑक्सीजन, कहां गया, ब्लड में। ब्लड से कहां गया वो, सेल के अंदर गया। हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल किया, ब्लड किया, सेल के अंदर चला गया। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास क्या चीज है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, फूड हम खा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होएगा, पायरुविक एसिड में। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड कहां जाएगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पायरुविक एसिड कहां जाएगा ये, ठीक है, इसको अपन पी ए बोल लो। ठीक है, ये कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, और ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, अल्टीमेटली आपका एटीपी सिंथेसाइज करेगा।
ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड अल्टीमेटली क्या कर रहा है, एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन ये एटीपी कब सिंथेसाइज करेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। और जब एपी पायरुविक एसिड एटीपी सिंथेसाइज करेगा तो ऑक्सीजन ही मिलेगी, साथ के साथ क्या निकालेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी से कहां जाएगी, एल वेओलाई में। और एल वोलाई से कहां चली जाएगी, आपकी एक्सेल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी, ऑक्सीजन आएगी। और यही ऑक्सीजन आपकी जो ठीक है। अब बताती है ग्लूकोज एनर्जी कब बना रहा है, ग्लूकोज ने एटीपी एनर्जी किस फॉर्म के अंदर होती है, एनर्जी किस फॉर्म के अंदर मिलेगी आपको, एनर्जी हमेशा आपको कोई भी चीज खरीदने के लिए क्या चाहिए, अपने को पैसा चाहिए ना। रियल लाइफ के अंदर कोई भी चीज खरीदनी है, कुछ भी काम करना, अपने को क्या चाहिए, पैसा। तो करेंसी बोल देते हैं ना, करेंसी चाहिए। तो सेम केस बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कुछ भी काम करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए होगी, एनर्जी। तो एनर्जी आपकी किस फॉर्म में होती है, मतलब उसको क्या चाहिए, एटीपी। केमिकल फॉर्म में अगर अपन बात करते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी आपको, एटीपी। तो इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी। जो एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल, सेल की क्या है, करेंसी, एक पैसा है, क्या है, एटीपी। ठीक है। तो ग्लूकोज से एटीपी बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा ग्लूकोज से एटीपी, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए अगर अपन सुन्न हो जाए और सांस ना ले तो क्या हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक आप सांस रोक सकते हो। लेकिन अगर मैं 1 मिनट 2 मिनट के बाद बोलूं क्या मूवमेंट, आप मर जाओगे। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि हर एक चीज को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने इनहेल ही नहीं किया, इनहेल नहीं किया तो ऑक्सीजन यहाँ पहुंचा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो एटीपी बना ही नहीं। ठीक है। तो जो ड्यूरिंग द प्रोसेस एटीपी बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि निकल जाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपकी ब्लड कैपिलरी से होते हुए, एल्वोलाई से होते हुए एक्सेल हो जाएगा और आपका आउटसाइड एनवायरनमेंट में निकल जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है आपका, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। और ये कौन सी रेस्पिरेशन है, विद ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के चाहिए इस प्रोसेस में, बिना ऑक्सीजन के ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे बनती है, पायरुविक एसिड ने एटीपी कैसे बनाया, पायरुविक एसिड डायरेक्ट जाता है या एक एसिटाइल कोएंजाइम एक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस तीनों में सेम मिलेगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। क्या चीज है, ब्रीथिंग एंड देन सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन। ये दो चीज तो समझ गई। अब हम अगर हम इसको फ्लो में समझे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को, हमने ऑक्सीजन ली नेजल के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू, लंग्स में गई, एल्वोलाई में गई, एल्वोलाई की ऑक्सीजन कहाँ चली गई, आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर। ब्लड कैपिलरी ने क्या किया, हर एक सेल को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया। तो हर एक सेल जो कि कैसा है आपका, एरोबिक टाइप का सेल है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करेगा। हर एक सेल वो ऑक्सीजन लेगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड फिर क्या करेगा, एटीपी एनर्जी में बनाएगा, और जो ऑक्सीजन हमने ली थी वो बनाएगा। साथ के साथ क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो ब्लड कैपिलरी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही थी, और जब हमने इनहेल किया तब ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच चुकी। मतलब ऑक्सीजन आपकी क्या है,
चली गई। फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, जो ब्लड कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, आपकी एक्सहेल के टाइम में बाहर आ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज हुई, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इस चीज को क्या बोला गया है, जो बॉक्स के अंदर बनाया मैंने, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है, सेल लेवल पे रेस्पिरेशन। वही बताया ना एनर्जी, रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज से एनर्जी। सेल के अंदर में से रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज से क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक भी, कैसे ह्यूमन के अंदर ब्रीथिंग होती है, कैसे रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में भी सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि 10th के लिए इतना काफी है। ठीक है, कुछ एक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए भी। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में बनना है। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, उसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फिर उसके बाद पायरुविक एसिड के 3 फेट हो सकते हैं। पायरुविक एसिड के 3 अलग अलग फेट हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो पायरुविक एसिड कहाँ बन रहा है। अगर वो पायरुविक एसिड ईस्ट के अंदर बन रहा है तो पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होएगा। अगर पायरुविक एसिड मसल के अंदर बन रहा है तो वो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होएगा। अगर वो पायरुविक एसिड ह्यूमन के एक नॉर्मल सेल में बन रहा है तो वो पायरुविक एसिड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होएगा। ठीक है, और इसके अंदर होती है एटीपी ज्यादा अमाउंट में बनती है एज कम्पेयर टू अदर टू। तो मतलब एरोबिक टाइप की जो रेस्पिरेशन होती है उसमें एटीपी ज्यादा बनती है, एनर्जी ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू अदर टू। ठीक है, अगेन वेलकम। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में हमने क्या किया था, ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस पढ़ी थी और रेस्पिरेशन पढ़ी थी सेलुलर लेवल पे। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो सेलुलर लेवल पे हो रही है, उसमें मैंने एक चीज पढ़ी थी, ब्रीथिंग का जो एंड पॉइंट था, जो हम रेस्पिरेशन में सांस ले रहे हैं उसका जो एंड पॉइंट था एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाती थी, ब्लड कैपिलरी के अंदर। ठीक है, वो ब्लड कैपिलरी ऑक्सीजन, ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन थी और वो कहाँ जा रही थी, सेल के पास जा रही थी, जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा था, जहाँ पे ग्लूकोज से एनर्जी बन रही थी। ठीक है, तो बात वो आती है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, कौन लेके जाता है, मेन बात आपकी वो है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ह्यूमन के केस में क्या चीज है आपकी, ह्यूमन के केस में क्या है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। ओके, तो हीमोग्लोबिन क्या चीज है, हीमोग्लोबिन जिसको अपन HBB बोल देते हैं, तो हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड इन RBC, रेड ब्लड सेल। ब्लड के अंदर RBC सेल्स मूव करते रहते हैं, तो उस सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मली क्या है, आयरन होएगा। इस हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, 4 कितने, 4 ऑक्सीजन कैरी करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, O2 O2 O2। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर आरबीसी के सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन क्या है, 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है एक टाइम पे। जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां आपकी ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, तो सेल के पास ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन भी वहां पे चली जाएगी। ठीक है, तो बात आती है हीमोग्लोबिन। दूसरी क्या चीज है किसी के अंदर, ये तो था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कौन कैप्चर कर रहा था, कौन ट्रांसफर कर रहा था, आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके जाता है, एक्चुअली जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेके जाएगा। उसको, हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्यारा कौन है हीमोग्लोबिन को,
कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एफिनिटी ऑफ Hb, ठीक है, एफिनिटी ऑफ Hb कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या था, एल्वोलाई में एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई के अंदर जा रहा था। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है मोस्टली सोल्यूबल इन ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड का प्लाज्मा जो लिक्विड है, ठीक है, ब्लड का प्लाज्मा और जो लिक्विड है उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा सोल्यूबल, ठीक है। तो ब्लड के लिक्विड प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कहां से आएगा, सेल से, क्योंकि हमने वहां क्या किया, सेल में रेस्पिरेशन की है, ठीक है। ऑक्सीजन लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की कैपिलरी में, ब्लड के प्लाज्मा में चला गया, ब्लड प्लाज्मा से वो कहां चला गया, एल्वोलाई में चला गया, ठीक है। तो ये क्या चीज है हमारी, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज आती है, क्या चीज, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कितनी कैपेसिटी होती है, 1100 से 1200, ठीक है, 1100 से 1200 आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम किसको बोलेंगे, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस छोड़ते हैं, हम मैक्सिमम सांस छोड़ दो, आप जितना सांस छोड़ सकते, क्या मर चुके, नहीं मरे ना, सांस छोड़ दिया ना, हम सांस ले रहे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी ना, हमने ऑक्सीजन ली, तो हम मरे तो नहीं ना। क्यों नहीं मरे, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसी को क्या बोला गया है, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर इन लंग्स, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपेल ऑफ एयर, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपेल ऑफ एयर, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर क्या बोलेंगे अपन, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे अपन, रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया, सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका, ये तो था सिंपल सा रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सॉरी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर तो हमने पढ़ लिया ना, एनिमल के अंदर हमने पढ़ लिया भी कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, दो तरीके से होगा, एक होएगा स्टोमेटल और दूसरा क्या आएगा, लेंटिसेल्स, ठीक है। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट, आपके लीफ में, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। दूसरी क्या है इसमें, लीफ लेंटिसल, ये क्या है, वुडी स्टेम, जो वुडी स्टेम होएगी उसके अंदर क्या आएगी, ओपनिंग होएगी, ओपनिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेल, आउटर लेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, स्टेम है, अंदर क्या है हमारे पास, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक पैसेज होता है, जाइलम और फ्लोएम, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर के अंदर वो प्रेजेंट है। अगर हम बाहर से किसी को, जो एपिडर्मिस की सेल्स है उसको हटा दे और
कॉन्टैक्ट हो जाएगा एयर के साथ डायरेक्ट, तो वो डायरेक्टली आपके अंदर ले सकते हैं। प्लांट्स के अंदर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता, सीधा डायरेक्ट एयर से आएगी, ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। सेम केस ये स्टेम है, स्टेम में डायरेक्ट ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस की ओपनिंग होगी टिश्यू की, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगी, और वो फिर जाइलम फ्लोएम के थ्रू होते हुए लीफ के पास चली जाएगी, जो कि रेस्पिरेशन, ठीक है। बाकी हर एक सेल के पास चली जाएगी जिसको रेस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो हर एक सेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। यहां तक समझ में आया ना, सिंपल सी चीज है। अब प्लांट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं रात को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, बड़े पेड़ होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं, उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आता है। एक्चुअली ऐसा होता है, साइंस के स्टूडेंट होके? एक्चुअली नहीं होता, इसके पीछे भी साइंस है। क्या साइंस है? भी नाइट के टाइम पे, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, और डे के टाइम में, नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नाइट के टाइम में होएगी, खुद बताओ, हमने पढ़ चुके हैं ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, फोटो लाइट, तो नहीं होएगी। नाइट के टाइम में रेस्पिरेशन होएगी, रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी बनाना है हर एक सेल को ग्लूकोज से, तो वो नाइट हो डे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, रेस्पिरेशन तो होएगी ना। तो सेम केस नाइट के अंदर आपको रेस्पिरेशन मिलेगी, डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस होएगी, होएगी, रेस्पिरेशन भी होएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन नाइट और डे से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या चीज है, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है आपका, बताओ, फोटोसिंथेसिस में क्या आएगा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवोल्व हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगी, इवोल्व होएगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होएगी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो डे टाइम के अंदर जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है, प्लांट उसी को ले रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हो रही थी, प्लांट उसी को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हो रही थी रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में उसी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने यूज कर लिया। ऑक्सीजन जो इवोल्व हो रही थी फोटोसिंथेसिस में, प्लांट ने उसी ऑक्सीजन को यूज कर लिया। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, अगर हम वहां सो रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहा, रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या आएगी पेड़ के पास, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करेंगे ना, पेड़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ऑक्सीजन की अमाउंट क्या आएगी, कम होएगी। अब वहां हम वहां सो रहे हैं और रेस्पिरेशन हमको भी करना है, तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट्स क्या है, वो खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से अपने को एंजाइटी हो जाएगी, डर भय आपका जो होएगा वो चीज होता है। तो इसका लॉजिक साइंटिफिकली ये है, ऑक्सीजन अगर अमाउंट कम हो जाएगी अपने आसपास, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा लेंगे। जिसके बाद हीमोग्लोबिन का मैंने बताया था, अभी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा लेता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा लेगा। यहां तक समझ में आया ना डाउट? तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, और हमने पढ़ लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन किस, क्या पढ़ लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन के अंदर भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमको क्या पढ़ना है अभी, फिर हमको क्या पढ़ना है अभी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एनिमल्स या फिर सम एनिमल, उसके बारे में एक एक दो दो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या था आपका, और एक चीज पॉइंट रहेगी इसमें, 1100 से 1200 यूनिट रहेगी, 1100 से 1200 ml, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1100 से 1200 ml यूनिट मिलेगी, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अब समझ में आया ना, नाइट के अंदर क्यों नहीं सोना चाहिए प्लांट्स के नीचे, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा लेके जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम पहुंचेगी ना उसके पास, और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा ले जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कोज कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज होगी, और डे के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कहाँ भी कहीं भी सो,
ठीक है, चिंता मत करो, कोई भूत नहीं आएगा दिन में, रात को भूत आते हैं, वो यही भूत है, वो वहम होता है मन का। ठीक है, तो कुछ नहीं होते भूत वगैरह, ये यही चीज है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स का ये था। उसके बाद क्या चीज है, छोटा सा टॉपिक है 1 मिनट का। ठीक है, रेस्पिरेशन इन कुछ एनिमल्स हैं। ठीक है, फिश के अंदर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, फिश के अंदर अगर मैं बात करता हूं किसकी, रेस्पिरेशन की, किसके थ्रू होगी फिश के अंदर रेस्पिरेशन, सबको पता है किसके थ्रू होगी, गिल्स। मछली जल की रानी है, पानी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो वो किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं, फ्रॉग रेस्पिरेशन किससे करता है, फ्रॉग में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन एंड लंग्स। हाँ भाई, फ्रॉग्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग स्किन से भी रेस्पिरेशन कर देता है, पड़ जाता है स्किन के थ्रू, जैसे प्लांट्स, प्लांट की स्किन है ना, स्टेम है, पत्ता है, वो स्किन के थ्रू वहां से गैसेस एक्सचेंज होती है, सेम केस फ्रॉग में भी आपको देखने को मिलेगी। और साथ के साथ आपको लंग्स में भी क्या देखने को मिलेगा, लंग्स से भी आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो अर्थवॉर्म है, और जो अर्थवॉर्म है वो किससे करता है, वो स्किन से रेस्पिरेशन, मतलब स्किन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होती है। अर्थवॉर्म के अंदर लंग्स नहीं होते, उसमें कोई लंग्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई एल्वोलाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहां लंग्स होंगे इट मीन वहां एल्वोलाई की बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज है आपका, इंसेक्ट्स है। ठीक है, इंसेक्ट्स किससे करते हैं, स्पाइरेकल एंड ट्रैकी। ठीक है, ये इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं, छोटी छोटी स्पेस होती है जिनका नाम दिया गया है स्पाइरेकल एंड ट्रैकी। वहां से आपके तो क्वेश्चन, आप वहां से आपके एक्सचेंज होते हैं, क्वेश्चन आपका यही बनेगा 1 नंबर की, फ्रो के अंदर किस तरीके से होती है, फिश के अंदर किस तरीके से होती है, अर्थवॉर्म में किससे, इंसेक्ट में किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, फिश के अंदर होता क्या है, ये आपको पता है, पानी के अंदर ही ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बबल्स होते हैं। तो फिश क्या करती है, जब उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का सिस्टम तो होता नहीं, वो पानी को इनटेक करेगी, और पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। तो गिल्स के पास साइट है जहां पे ऑक्सीजन वो आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन वो आगे ट्रांसफर करेगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पास होएगा, उस वाटर के अंदर चली जाएगी जहां से आपका गिल्स के पास जो वाटर होएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहां से ट्रांसफर होकर आगे चली जाएगी, सेल्स के पास चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और गिल्स के थ्रू होते हुए वो वाटर बाहर चला जाएगा। जब पानी लेता है तो गिल्स क्या होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, और उस पानी के साथ ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, जब उसको एक्सपेल करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, तो वो गिल स्लिट को ओपन करेगा अपने। ठीक है, जो फिन्स होते हैं उसके नीचे गिल स्लिट्स होती है। ठीक है, जो मछली की फिन्स होती है उसके साइड में नीचे आपको क्या मिलेगी, गिल स्लिट्स होगी, वहां से वाटर बाहर निकलेगा, और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जब बाहर निकालते हैं तब गिल स्लिट्स ओपन होते हैं, जब वाटर अंदर लेते हैं तब गिल स्लिट्स बंद होते हैं। और वाटर कहां से अंदर लेगा, क्या उसमें नेजल कैविटी होती है, नहीं होती। ठीक है, वो वाटर कहां से लेगा, और जिसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है वो माउथ के थ्रू ही लेगा। ओके, तो ये है रेस्पिरेशन का। ठीक है, एक रहेगा छोटा सा टॉपिक, क्या चीज है, ठीक है, क्या बनाया मैंने, ये मैंने क्या बना दिया, लंग्स। ठीक है, लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, एक मसल होती है जिसको क्या बोला गया है, डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं अपन, डायाफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम इनहेल के टाइम पे क्या होता है, जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तब ये डायफ्राम क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होएगा, और कैसा रहेगा, फ्लैट, फ्लैट हो जाएगा। जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा आपका, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी मैं बात करता हूं,
ये डायफ्राम क्या होएगा, फ्लैट होएगा। जब एक्सहेल करेंगे, सांस अगर अपन छोड़ते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स, और क्या हो जाएगा, अबोव कर्व। ठीक है, जैसे कि ये लंग्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से। जो डायफ्राम है वो आपको इस तरीके से देखेगा। और इनहेल के टाइम में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम आपको अबोव देखने को मिलेगा और रिलैक्स फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डायफ्राम का रोल है, ज्यादा डिटेल में है नहीं अपने एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया। रेस्पिरेशन हमने किसका पढ़ लिया, ह्यूमन का पढ़ लिया। ठीक है, ह्यूमन में हमने ब्रीथिंग पढ़ लिया, ट्रैकी, ब्रोंकियोल, एल्वोलाई क्या चीज है, एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंजेस होएगी। ऑक्सीजन कैसे जाएगा, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा, ब्लड का प्लाज्मा लेके जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन फिर सेल के पास जाएगी, सेल के अंदर ऑक्सीजन होएगी तभी वो एनर्जी बना पाएगा, खाली ग्लूकोज होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक का सिंपल सेल है तो। ओके, तो यूकैरियोट, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ने एनर्जी बनाया, एनर्जी यूज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू होते हुए एल्वोलाई के पास गई, और एल्वोलाई से जब एक्सेल करते हैं उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, होती थी ह्यूमन की। हमने थोड़ा प्लांट्स का ही पढ़ लिया, प्लांट्स के अंदर सिर्फ गैसेस एक्सचेंज का पढ़ लिया। रेस्पिरेशन चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो हमने पढ़ा है वो सेम मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करता हूँ, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो चाहे वो कोई और स्मॉल साइज का कोई ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। सेलुलर लेवल की रेस्पिरेशन जो एरोबिक है, जो हमने डिस्कस करी थी ह्यूमन वाले केस में, उस सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उस सब में सेम देखने को मिलेगी चाहे वो प्लांट्स हो। बस डिफरेंस क्या रहेगा प्लांट्स और एनिमल में, एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं, या फिर उसकी किसी जो स्किन होएगी, एपिडर्मल स्किन होएगी स्टेम की बाहर की, उससे आपको गैस एक्सचेंज देखने को मिले। ये कुछ एक आपके अदर ऑर्गेनिज्म में, फिश में गिल्स के थ्रू होती है, फ्रॉग में स्किन एंड लंग्स, अर्थवॉर्म में स्किन एंड इंसेक्ट स्पाइरेकल एंड आपके ट्रैकी के थ्रू होगी। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक हो गया रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके लाइफ प्रोसेस के साथ। ठीक है, जो अपना क्या है, ट्रांस। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह आपका जो सब्सटेंस है वो जाते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय, टाटा, खुश रहो।